नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वितान भाग 2 पुस्तक का पाठ अतीत में दबे पाँव, जिसे ओम थानवी द्वारा लिखा गया है। तो मैं आपको पाठ का सार बताती हूँ। अतीत में दबे पाँव साहित्यकार ओम थानवी द्वारा विरचित एक यात्रा वृतांत है। वे पाकिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगरों मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है जिसे, और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत के सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करते हैं। अभी तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले उनको देखकर साहित्यकार अपनी कल्पना को साकार करने की चेष्टा करते हैं। लेखक का मानना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के दो सबसे पुराने और योजनाबद्ध तरीके से बसे शहर माने जाते हैं। वे मोहनजोदड़ो को ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर मानते हैं। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है और शायद अपने ज़माने की राजधानी जैसा। आज भी इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में सैर की जा सकती है। यह शहर अब भी वही है जहाँ कभी था। आज भी वहाँ के टूटे घरों की रसोइयों में गंध महसूस की जा सकती है। आज भी शहर के किसी सुनसान रास्ते पर खड़े होकर बैलगाड़ी की रुनझुन की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। खंडहर बने घरों की टूटी सीढ़ियाँ अब चाहे कहीं ले जाती हों, चाहे वे आकाश की ओर अधूरी रह गई हों, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर चढ़ गए हैं। वहां चढ़कर आप इतिहास को नहीं बल्कि उससे कहीं आगे देख रहे हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा बौद्ध स्तूप है। अब यह केवल मात्र एक टीला बनकर रह गया है। इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुओं के कमरे भी हैं। लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं। इसे देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक है। यह स्तूप वाला चबूतरा शहर के एक खास हिस्से में स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। ये गढ़ कभी न कभी राजसत्ता या धर्म सत्ता के केंद्र रहे होंगे, ऐसा भी माना जा सकता है। इन शहरों की खुदाई से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाकी बड़ी इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला सभी अतीत की चीज़ें कही जा सकती हैं, परंतु यह गढ़ उस द्वितीय वास्तुकला कौशल के बाकी बचे नमूने हैं। मोहनजोदड़ो शहर की संरचना नगर नियोजन का अनूठा प्रमाण है और यहाँ का उदाहरण भी है। यहाँ की सड़कें अधिकतर सीधी हैं या फिर आड़ी तिरछी। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के नगरों के सेक्टर कुछ इसी नियोजन के मेल खाते हैं। आधुनिक परिवेश के इन सेक्टरवादी नागरिकों में रहन सहन को लेकर नीरसता आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है, दुनियादारी के अपनत्व में उसे विश्वास। मोहनजोदड़ो शहर में जो स्तूप मिला है उसके चबूतरे के गढ़ के पीछे उच्च वर्ग की बस्ती है। यहाँ की जो बस्ती है, पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंध नदी बहती है। अगर इन उच्च वर्गीय बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाएं तो दूर तक खंडर, टूटे फूटे घर दिखाई पड़ते हैं। ये टूटे फूटे घर शायद कारीगरों के रहे होंगे। चूंकि निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं बने होंगे, शायद इसीलिए उनके अवशेष भी उनकी गवाही नहीं देते। अर्थात इस पूरे शहर में गरीब बस्ती कहाँ है, उसके अवशेष भी नहीं मिलते। टीले की दाईं तरफ एक लंबी लॉबी दिखाई देती है। इसके आगे एक महाकुंड है। इस गली को इस धरोहर के प्रबंधकों ने देव मार्ग कहा है। यह महाकुंड 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। यह उस सभ्यता में
सामूहिक स्नान के किसी अनुष्ठान का प्रतीक माना जा सकता है। इसकी गहराई 7 फुट है और उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। इस महाकुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में एक पंक्ति में 8 स्नान घर हैं। यह वास्तुकला का एक नमूना ही कहा जाएगा, क्योंकि इन सभी स्नान घरों के मुंह एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। कुंड के तल में पक्की ईंटों का जमाव है, ताकि कुंड का पानी रिस न सके और अशुद्ध पानी कुंड में ना आ सके। कुंड में पानी भरने के लिए पास ही एक कुआं है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी हैं तथा ईंटों से ढकी हुई भी हैं। पुरातात्विक वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी की निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में दूसरा नहीं है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी इमारत के खंडहर बिखरे पड़े हैं। इस इमारत के बीचों बीच एक खुला आंगन है। इसके 3 तरफ बरामदे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे भी होंगे। ये कमरे और बरामदे धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाओं का काम देते थे। इस दृष्टि से देखें तो इस इमारत को एक धार्मिक महाविद्यालय कहा जा सकता है। गढ़ से थोड़ा आगे कुछ छोटे टीलों पर बस्तियां हैं। इन बस्तियों को नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है। पूर्व में बसी बस्ती अमीरों की बस्ती है। आधुनिक युग में अमीरों की बस्ती पश्चिम में मानी जाती है, यानी कि बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो में यह उल्टा था। शहर के बीचों बीच एक 33 फुट चौड़ी लंबी सड़क है। मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ी होने के प्रमाण मिले हैं। शायद इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क बाजार तक जाती है। इस सड़क के दोनों ओर घर बसे हुए हैं, परंतु इन घरों की पीठ सड़कों से सटी हुई है। कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता। लेखक के अनुसार दिलचस्प संयोग यह है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले लू कार्बूजियर ने इस्तेमाल की। चंडीगढ़ का कोई घर सड़क की तरफ नहीं खुलता। मुख्य सड़क पहले सेक्टर में जाती है, फिर ही आप किसी के घर जा सकते हैं। शायद चंडीगढ़ के वास्तुकार कार्बूजियर ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ही ली हो, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। शहरों के बीचों बीच लंबी सड़कें और दोनों तरफ समांतर ढकी हुई नालियां हैं। बस्ती में ये नालियां इसी रूप में हैं। प्रत्येक घर में एक स्नान घर भी है। घर के अंदर से मैले पानी की नालियां बाहर होदी तक आती हैं और फिर बड़ी नालियों में आकर मिल जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हो सकती हैं, परंतु अधिकतर वे ऊपर से ढकी हुई हैं। इस प्रकार सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो के नागरिक स्वास्थ्य के प्रति कितने सचेत थे। शहर के कुएं भी दूर से ही अपनी ओर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान खींचते हैं। ये कुएं पक्की ईंटों के बने हुए हैं। पुरातत्व विद्वानों के अनुसार केवल मोहनजोदड़ो में ही 700 के लगभग कुएं हैं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता संसार की पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। लेखक यह भी प्रश्न उठाते हैं कि नदी, कुएं, कुंड, स्नानघर और बेजोड़ पानी निकासी को क्या हम सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो की बड़ी बस्ती में घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि यह 2 मंजिला घर होगा। इन घरों की एक खास बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश दीवार है, कोई खिड़की नहीं है। ऊपर की मंजिल में खिड़कियां हैं। कुछ बहुत बड़े घर भी हैं।
शायद इनमें कुछ लघु उद्योगों के कारखाने होंगे। ये सभी छोटे बड़े घर एक लाइन में हैं। अधिकतर घर लगभग 30 गुणा 30 फुट के हैं। सभी घरों की वास्तुकला लगभग एक जैसी है। एक बहुत बड़ा घर है जिसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। इस घर को मुखिया का घर कहा जा सकता है। घरों की खुदाई से एक दाढ़ी वाले याजक नरेश और एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्तियां भी मिली हैं। नर्तकी की मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। यहीं पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र भी समझा जा सकता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की मंजिल की ओर जाती हैं। ऊपर की मंजिल अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। नगर के पश्चिम में एक रंगरेज का कारखाना भी मिला है जिसे अब सैलानी बड़े चाव से देखते हैं। घरों के बाहर कुछ सामूहिक प्रयोग के लिए कुएं हैं। शायद ये कुएं कर्मचारियों और कारीगरों के लिए रहे होंगे। बड़े घरों में कुछ छोटे कमरे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। एक विचार यह भी हो सकता है कि ऊपर की मंजिल में मालिक और नीचे के घरों में नौकर चाकर रहते होंगे। कुछ घरों में सीढ़ियाँ नहीं हैं। शायद इन घरों में लकड़ी की सीढ़ी रही है जो बाद में नष्ट हो गई होगी। छोटे घरों की बस्ती में संकरी सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों के पायदान भी ऊंचे हैं। शायद ऐसा जगह की कमी के कारण होता होगा। लेखक ने अपनी यात्रा के समय जब यह ध्यान दिया कि खिड़कियों और दरवाज़ों पर छज्जों के निशान नहीं हैं, गर्म इलाकों में ऐसा होना आम बात होती है। शायद उस समय इस इलाके में इतनी कड़ी धूप ना पड़ती हो। यह तथ्य भी पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि उस समय अच्छी खेती होती थी। यहाँ लोग खेतों की सिंचाई कुओं से करते थे। नहर के प्रमाण यहाँ नहीं मिलते। शायद लोग वर्षा के पानी पर अधिक निर्भर रहते होंगे। मोहनजोदड़ो के घरों और गलियों को देखकर तो अपने राजस्थान का भी ख्याल हो आया। राजस्थान और सिंध, गुजरात की दृश्यावली एक जैसी है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए जैसलमेर के मुहाने पर बसे पीले पत्थरों के खूबसूरत गांव की याद लेखक के जहन में ताज़ा हो आई। इस खूबसूरत गांव में हरदम गर्मी का माहौल रहता है। गांव में घर तो हैं परंतु घरों में लोग नहीं हैं। कहा जाता है कि कोई 150 साल पहले राजा के साथ तकरार को लेकर इस गांव के स्वाभिमानी नागरिक रातों रात अपना घर बार छोड़कर चले गए थे। मोहनजोदड़ो में मिली ठोस पहियों वाली बैलगाड़ी को देखकर लेखक को अपने गांव की बैलगाड़ी की याद आ गई, जिसमें पहले दुल्हन बैठकर ससुराल आया करती थी। बाद में इन गाड़ियों में आरे वाले पहिए और अब हवाई जहाज़ से उतरे हुए पहियों का प्रयोग होने लगा है। रेगिस्तान के जहाज़ और हवा के जहाज़ का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि अब दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी अथवा ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहीं होता होगा। लेखक के मेजबान ने उन्हें मोहनजोदड़ो के अजायब घर में भी घुमाया। यह एक छोटा अजायब घर था जिसमें सामान भी कम था। वैसे तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली चीज़ों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, लेकिन उन्हें इन चीज़ों को देखकर सिंधु घाटी की सभ्यता की ठीक से झलक मिल ही जाती है। ये चीज़ें बहुत ध्यान आकर्षित करती हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सभ्यता में फैला हुआ होगा। अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ अनुशासन तो ज़रूर था परंतु ताकत के बल पर नहीं। यह जितना बड़ा शहर है उतने ही यहाँ पर साधन और व्यवस्थाएं भी समृद्ध हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े लोगों को कला, वास्तुकला और नगर योजना की संपूर्ण जानकारी थी। धातुओं, पत्थर की मूर्तियों और बर्तनों पर उकेरे गए चित्रों को देखकर
यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है। एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अजायब घरों में रखी बहुत सारी सुइयों से भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बारीक कशीदेकारी के काम आती होंगी। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई। वहाँ सिंधु के पानी के रिसाव से अक्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। चूँकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के और नमूने नहीं मिल सकते, इसलिए मौजूद खंडहरों और अवशेषों को बचा कर रखने की चुनौती और जिम्मेदारी हम सब पर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पाठ का सार था। आपको ये पाठ पूरा पढ़ना है, लंबा पाठ है, लेकिन इसको समझना ज़रूर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं, हमारे इतिहास से संबंधित है ये, और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो भी आपको मिले तो आप इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।